नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़के उनके समर्थकों ने पूरे पाकिस्तान में ऐसा बवाल मचाया कि पाकिस्तान का अंत करीब दिखने लगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पेशी के दौरान जज को बताया कि उन्हें हिरासत के दौरान जहर देकर मारा जा सकता है। गाजा में इजराइल की फिलिस्तीन के लड़ाकों से निर्णायक जंग छिड़ गई, जिसमें फिलिस्तीन के लड़ाकों की तरफ से 350 से ज्यादा रॉकेट छोड़े गए, जबकि इजराइल भी लगातार हवाई हमले करने में लगा है। और अतीक अहमद के वकील से पुलिस ने 4 घंटे तक पूछताछ की, जिसके जरिए यूपी पुलिस शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के करीब पहुंच सकती है। सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान के हालात पर। वहां इमरान खान के समर्थकों ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया है। हर शहर, हर अहम सड़क पर बवाल और आगजनी की जा रही है। वहां घटनाएं हो रही हैं आगजनी की। पूरा पाकिस्तान जैसे इमरान खान के समर्थकों के हाथों बंधक बन चुका है। वहां की सेना के खिलाफ ऐसा विद्रोह पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। पेशावर से लाहौर तक और कराची से इस्लामाबाद तक हर जगह तोड़फोड़, आगजनी, गोलीबारी और हंगामे की खबर है। ऐसी आगजनी जो यह तय करने वाली है कि पाकिस्तान का अंत अब नजदीक है। पाकिस्तान के लोग ही पूरे मुल्क को आग लगाने पर तुल चुके हैं। ऐसा गृह युद्ध पाकिस्तान ने इससे पहले कभी नहीं देखा। जब भी वहां पर राजनीतिक हालात डामाडोल हुए तो सेना ने मुल्क की कमान संभाल ली, लेकिन पहली बार सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है और ऐसा भड़का के हथियार उठाकर लोग सड़कों पर उतर आए। पेशावर से जो हंगामे की तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। AK-47 राइफल थामे कुछ लोग सड़कों पर घूमते दिखे। ये ना तो पुलिस वाले थे, ना कोई सेना के जवान, न कोई रेंजर या अर्धसैनिक बल। ये इमरान खान के समर्थक थे जो पेशावर को बंधक बनाने की कोशिश में लगे थे। मतलब ये कि इमरान खान के समर्थक कोई लोकतांत्रिक विरोध नहीं कर रहे, बल्कि दंगाइयों की तरह सड़कों पर गोलीबारी करते घूम रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार के लिए हालात और भी मुश्किल हो गए। पाकिस्तान के ज्यादातर बड़े शहरों की अहम सड़कों पर इमरान के समर्थकों की भीड़ हथियार लेकर पहुंच गई, जिनमें पेशावर का हाल सबसे खराब रहा। पेशावर में तो इमरान समर्थकों की भीड़ के बीच नारों से ज्यादा गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। गोलियों की आवाज ऐसी कि गोलीबारी का शोर थमता दिखा ही नहीं। भीड़ के बीच न पुलिस का कोई जवान था और न ही सेना का कोई जवान था, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग हवा में गोलियां चलाते रहे। भीड़ की तरफ से हो रही इस फायरिंग का मतलब यह ऐलान करना था कि उनसे ज्यादा ताकतवर वहां कोई नहीं है। पाकिस्तान में हुड़दंग और दंगों की ऐसी तस्वीरें देखकर पाकिस्तान की सरकार भी हैरान रह गई। इसीलिए सरकार की बुलाई इमरजेंसी मीटिंग भी वहां घंटों तक चलती रही। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हालात काबू में करने पर अपने करीबियों के साथ माथापच्ची करते रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की भी एक अहम मीटिंग चलती रही। सेना प्रमुख ने अपने सारे कोर कमांडरों को बुलाकर हालात संभालने के लिए अहम निर्देश दिए, लेकिन इमरान खान ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। क्योंकि जब वो कोर्ट में पेश हुए तो जज के सामने उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि उनके समर्थक और ज्यादा भड़क गए। कोर्ट में पेशी से पहले उनकी कुछ तस्वीरें भी मीडिया के सामने आईं, जिनमें वो तंदुरुस्त दिखाई दे रहे थे। लेकिन कोर्ट में उन्होंने साफ कहा कि उनकी जान पर खतरा है, यानी हिरासत में उनकी हत्या की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देकर मारा जा सकता है। इमरान ने यह आरोप भी लगाया कि उन्हें 24 घंटे तक टॉयलेट तक जाने नहीं दिया गया। हालांकि कोर्ट में उनका कोई पैंतरा नहीं चला। मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद उन्हें पूरी तरह फिट करार दिया। अदालत ने भी उन्हें 8 दिन की रिमांड पर जांच एजेंसी के हवाले कर दिया। लेकिन उनके बयान का असर उनके समर्थकों और पाकिस्तान की सड़कों पर जुटे दंगाइयों पर जरूर पड़ा, और वो पहले से भी ज्यादा भड़क गए। इमरान खान के समर्थकों के गुस्से की ये अकेली वजह नहीं है। असल में अदालत से इमरान खान को एक साथ कई झटके लग गए, क्योंकि उनकी पार्टी की उस याचिका को भी वहां की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था। ऊपर से तोशाखाना से पैसे चुराने वाले मामले में भी इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में जमा कर दी गई। मतलब एक साथ कानून के कई चाबुक इमरान खान की पीठ पर पड़ गए। इन सबका असर पाकिस्तान की सड़कों पर दिखता रहा। इमरान खान के समर्थक बेकाबू होकर सड़कों पर हुड़दंग करते रहे और पाकिस्तान की फौज को हालात संभालने के लिए लगाया गया। पेशावर और इस्लामाबाद में कई जगहों पर पाकिस्तान की फौज की तैनाती कर दी गई और हालात संभालने के लिए दंगाइयों पर गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ इमरान खान के करीबियों और उनकी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई। कई नेताओं की गिरफ्तारी की खबर आई, जिसके बाद इस्लामाबाद में बहुत बड़ा हंगामा हो गया और खबर आई कि वहां पुलिस लाइंस के इलाके को इमरान खान के समर्थकों ने घेर लिया। पुलिस लाइंस वहां का वो इलाका है जहां पुलिस वालों के घर हैं। जैसे ही पुलिस लाइंस को घेरने की खबर पुलिस को मिली, आसपास के कई इलाकों की पुलिस ने भीड़ को घेर कर एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ऐसा ही हाल जमा पार्क में भी हुआ, जहां इमरान खान के समर्थक बहुत बड़ी तादाद में जुटे हुए थे। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।
खबर है कि अब तक पाकिस्तान में हुए हंगामे और बवाल की वजह से 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इसीलिए खबर है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। हालांकि अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश को संबोधित करने का फैसला किया है, जिसमें वो सरकार का पक्ष भी रखेंगे और लोगों से शांत रहने की अपील भी करेंगे। हालांकि दिन भर सरकारी एजेंसियों की तरफ से मामले पर सफाई दी जाती रही। सरकार का आरोप है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी की गिरफ्तारी इतने बड़े बवाल की वजह नहीं हो सकती। सरकार की तरफ से इमरान खान पर लोगों को गुमराह करने और भड़काने का आरोप भी लगाया गया। किसी जनरल ने कहा था इमरान खान को कि आप अल-कादिर ट्रस्ट बनाएं, अरबों रुपए रखें, करप्शन करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें। किसने कहा उसको? लेकिन तेजी से बिगड़ते हालात की वजह से पाकिस्तान में किसी भी वक्त इमरजेंसी का ऐलान हो सकता है। मुमकिन है कि देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही इमरजेंसी का ऐलान कर दें। ऐसा हुआ तो हालात संभालने के लिए पुलिस और सेना को पूरी छूट दे दी जाएगी। सरकार के किसी भी फैसले पर कोई अदालत सवाल तक नहीं उठा पाएगी। लेकिन इस ऐलान से पहले पाकिस्तान में लगातार दूसरे दिन भारी बवाल हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा उतारा। इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पाकिस्तान के कई शहर हिंसा की आग में जल उठे। सबसे ज्यादा हंगामा पेशावर में देखने को मिला, जहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने एक रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया। इमरान खान की गिरफ्तारी से भड़के लोगों ने वहां आग लगा दी, जो देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई। हालांकि वहां पाकिस्तान की पुलिस का कड़ा पहरा था, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए और काफी देर तक हंगामा करते रहे, जिससे कुछ ही देर में वो रेडियो स्टेशन तबाह हो गया। आग की तेज लपटों ने देखते ही देखते उसे जलाकर राख कर दिया। और इमरान खान के समर्थकों का गुस्सा पेशावर के कई दूसरे इलाकों में भी दिखाई दिया। इस दौरान चारों तरफ आगजनी और हंगामा होता रहा और सड़कों पर पीटीआई के कार्यकर्ता उत्पात मचाते रहे, जिसके बाद कई जगहों पर पुलिस ने उन पर सख्ती भी बरती। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के कई गोले दागे, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के कार्यकर्ता वहां से नहीं हटे। उन्होंने पुलिस वालों पर जमकर पत्थरबाजी की। इमरान खान की गिरफ्तारी से उनके समर्थक इतना भड़के हुए थे कि उन्होंने पुलिस की हर सख्ती का सामना किया। इसकी वजह से पेशावर में हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए, क्योंकि पेशावर की सड़कों को लोगों ने पूरी तरह जैम कर दिया। कई जगहों पर लोग अपना विरोध जताने के लिए बीच सड़क पर इकट्ठा हो गए और इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहां एक इलाके में गुस्साए लोगों ने बीच सड़क पर ही आगजनी कर दी। इस दौरान इमरान खान के समर्थकों ने वहां की पूरी सड़क को घेर लिया। चारों तरफ सिर्फ प्रदर्शनकारी ही प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने इमरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इसी बीच पेशावर के एक इलाके में एक महिला पाकिस्तानी सेना के जवानों से भिड़ गई और उसने अपने कई साथियों के साथ मिलकर सेना के काफिले को रोक दिया। उस महिला ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और साथ ही पाकिस्तानी सेना से इमरान खान का साथ देने की अपील भी की। इमरान खान अपने लिए नहीं लड़ा, वो तुम लोगों के लिए लड़ा है। इसके अलावा पेशावर से हिंसा की कई दूसरी तस्वीरें भी सामने आईं। वहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की असेंबली में जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, जिससे वहां की खिड़कियों में लगे कांच चकनाचूर हो गए। इस दौरान वहां तैनात कई सुरक्षा कर्मी भी इस हंगामे में घायल हो गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा खत्म नहीं हो सका। पेशावर की ही तरह लाहौर भी हिंसा की आग में बुरी तरह झुलस गया। लाहौर के जिस जमा पार्क इलाके में इमरान खान रहते हैं, वहां उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और लाहौर में हंगामा ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने गुस्साई भीड़ पर आंसू गैस के कई गोले दाग दिए, जिससे वहां थोड़ी देर के लिए भगदड़ मच गई। लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने खुद को संभाला और पुलिस के सामने एक बार फिर मजबूती से खड़े हो गए। एक तरफ पुलिस के कई जवान उन्हें रोकने में जुटे थे, तो दूसरी तरफ इमरान खान के सैकड़ों समर्थक अपना गुस्सा उतार रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे और वो पानी की बौछार को सहते हुए पुलिस पर लगातार पत्थर बरसाते रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सेना के जवान भी रहे, क्योंकि इमरान खान कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना की वजह से ही उनकी पार्टी की सरकार गिर गई थी। और इसीलिए लाहौर के एक इलाके में जैसे ही सेना का काफिला पहुंचा, वहां मौजूद पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता अपना आपा खो बैठे। वो अपनी ही सेना पर पत्थर बरसाने लगे, जिसके बाद सेना के जवानों ने वहां रुकने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों के गुस्से को देखकर उन्होंने वहां से निकलने में ही भलाई समझी, क्योंकि वहां हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, जो अगर पाकिस्तानी सेना के जवानों पर एक साथ हमला कर देते तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। क्योंकि पीटीआई के कार्यकर्ताओं का गुस्सा सेना के साथ साथ वहां के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा पर भी भड़का है, जिनके साथ इमरान खान के बेहद तल्ख रिश्ते हैं।
और इसी वजह से लाहौर में गुस्साई भीड़ ने बाजवा के बेटे के शोरूम पर भी अपना गुस्सा उतारा। वहां जुटे कई लोगों ने उस शोरूम को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही लाहौर में सैकड़ों गाड़ियों में भी आग लगा दी गई, जिसके बाद चारों तरफ उन गाड़ियों के जलने से धुआं फैल गया। इस प्रदर्शन के दौरान पीटीआई की एक कार्यकर्ता को जब पुलिस ने पकड़ लिया तो प्रदर्शनकारी और भड़क गए। इसके बाद तो वो सीधे पुलिस से ही भिड़ गए। हालांकि कुछ दूसरे शहरों में इस हिंसक प्रदर्शन का नुकसान पीटीआई के नेताओं को भी उठाना पड़ा। जब पंजाब प्रांत में पीटीआई नेता और इमरान खान के करीबी माने जाने वाले उस्मान डार के घर पर जमकर तोड़फोड़ की गई। पीटीआई का आरोप है कि पंजाब प्रांत की पुलिस ने जानबूझकर उस्मान डार के घर को निशाना बनाया और आरोप है कि पुलिस छापेमारी के नाम पर उनके घर में दाखिल हुई, लेकिन उसके बाद उसने पीटीआई नेता के घर को तहस नहस कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि उस्मान डार के घर पर शायद ही कोई चीज सही सलामत बची हो। चारों तरफ शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। घर का सारा फर्नीचर टूट चुका था। आरोप है कि पंजाब प्रांत की पुलिस ने जब ये कार्रवाई की उस वक्त उस्मान डार के घर पर सिर्फ महिलाएं थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने तोड़फोड़ की, जिससे गुस्साए पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पंजाब प्रांत के राज्यपाल के घर पर हमला बोल दिया और पंजाब प्रांत के राज्यपाल के घर के कई हिस्सों में आग लगा दी। पाकिस्तान की सेना के अलावा वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का दफ्तर भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रहा, जिसकी वजह से आईएसआई के दफ्तर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने वहां काफी देर तक पत्थरबाजी की। वहीं एक दूसरे इलाके में लोगों ने एक डमी प्लेन को आग के हवाले कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा रावलपिंडी में देखने को मिला। वहां पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर हमला कर दिया। हाथों में डंडे और पत्थर लेकर कई लोग सेना के मुख्यालय में घुस गए। उन्होंने वहां काफी देर तक तोड़फोड़ की। इसके साथ ही लाहौर में भी सेना के कमांडर के घर पर तोड़फोड़ की गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों के वहां पहुंचने से पहले ही उस घर में रहने वाले लोग निकल चुके थे, जिसकी वजह से हंगामा करने वाले लोगों ने कई घंटों तक वहां तोड़फोड़ की। और इसके साथ ही गुस्साए लोगों ने सेना के कमांडर के घर के गेट पर इमरान खान का नाम लिख दिया। लाहौर के अलावा कराची में भी जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। इमरान खान की गिरफ्तारी पर भड़के पीटीआई कार्यकर्ताओं ने सेना और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि पुलिस और सेना के जवानों को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों ने उन पर जमकर पत्थर बरसाए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे चीन का हाथ होने की खबर है। ऐसा पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, क्योंकि उनका कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी चीन के विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे के ठीक बाद की गई है। इस दौरे पर चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों को स्थिरता बनाए रखने का सुझाव दिया था, जिसे चीन का पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल माना जा रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इमरान की अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश भी चीन को खटक रही थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन ने इमरान खान को रास्ते से हटाने की तैयारी कर ली और पर्दे के पीछे से इमरान खान की गिरफ्तारी की जमीन तैयार कर दी, जिसने पाकिस्तान को ऐसी आग में झोंक दिया कि वो बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा। क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान जल रहा है। गरीबी और भुखमरी के बाद वहां गृह युद्ध की नौबत आ चुकी है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने जैसे ही इमरान खान को कोर्ट रूम से गिरफ्तार किया और उन्हें खींचते हुए अपने साथ ले गए, पूरे पाकिस्तान में बवाल हो गया। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई कार्यकर्ताओं का खून खौल उठा। पाकिस्तान के कई हिस्सों में उन्होंने पाकिस्तान की सेना के ठिकानों को फूंक दिया और पाकिस्तान जल उठा। इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पेशी भी हो चुकी है और इस दौरान इमरान के समर्थक और पीटीआई कार्यकर्ताओं का पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में तांडव चलता रहा और आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान एक ऐसे महासंकट में पड़ गया जिससे उबरना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी चीन है। कम से कम पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों का तो यही मानना है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में बिगड़े हालात के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया और वहां हो रही हिंसा का कनेक्शन चीन के विदेश मंत्री चिंगांग की पाकिस्तान यात्रा से जोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के राजनीतिक हालात पर बयान दिया था। वो 2 दिन पहले ही पाकिस्तान से चीन गए, जिसके बाद पाकिस्तान की दुर्दशा शुरू हो गई, जिसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया गया। क्योंकि चीन के विदेश मंत्री चिंगांग ने बयान दिया था कि एक पड़ोसी और दोस्त होने के नाते चीन को उम्मीद है कि पाकिस्तान में राजनीतिक ताकतें स्थिरता को बरकरार रखेंगी और ज्यादा प्रभावी तरीके से घरेलू और विदेशी चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। चिंगांग का यही बयान पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों के गले नहीं उतरा, क्योंकि उन्होंने 2 टूक कहा कि चीन ने पाकिस्तान के घरेलू मामले में दखल दिया, क्योंकि वो इमरान की अमेरिका से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश से गुस्से में है। प्रधानमंत्री का पद गंवाने के बाद इमरान खान ने अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश की। इमरान के करीबी फवाद चौधरी ने तो अमेरिकी राजदूत से मुलाकात भी की थी और इन्हीं कोशिशों को इमरान खान की दुर्दशा की वजह माना गया, क्योंकि चीन अमेरिका को पसंद नहीं करता और इमरान अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ चीन गए थे।
और उनके लौटने के बाद चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसके बाद पाकिस्तान में ऐसा भयंकर बवाल हुआ कि हालात संभाले नहीं संभल रहे। विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने रात भर फायरिंग की, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आई, जिसके लिए पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों ने सीधा चीन को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री का बयान वहां के बिगड़े हुए राजनीतिक हालात को दिखाता है। और चिंगांग के बयान देने के कुछ ही दिनों बाद इमरान के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया, क्योंकि चीन को लगता है कि अमेरिका के इशारे पर इमरान CPEC यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम में अड़ंगा डालेंगे। और इसीलिए चीन ने इमरान को रास्ते से हटाने का इशारा कर दिया, जिसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई और पाकिस्तान गृह युद्ध की कगार पर खड़ा हो गया। यानी पाकिस्तान अमेरिका और चीन की दुश्मनी की बलि चढ़ सकता, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि पाकिस्तान अमेरिका को छोड़कर चीन की तरफ बढ़ सकता है। जिसके बाद पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खत ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी और खबर आई कि हिना ने शहबाज से कहा कि वो अमेरिका के बजाय चीन के साथ आगे बढ़े। जबकि अफगानिस्तान में अमेरिका के राजदूत रह चुके खलीलजाद ने खुलकर इमरान खान का समर्थन किया। यही नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी मांग की कि पाकिस्तान में संविधान के मुताबिक कार्रवाई हो, जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने इशारों में इमरान खान की गिरफ्तारी को गलत ठहराया, या यूं कहें कि चीन के इशारे पर हुई इमरान की गिरफ्तारी का अमेरिका ने विरोध कर दिया है। यही नहीं, इमरान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की सेना में भी दो फाड़ उड़ती नजर आई, क्योंकि खबर आई कि सेना ने कई जगहों पर इमरान समर्थकों के खिलाफ एक्शन लेने से इनकार कर दिया। खबर आई कि लाहौर में भी पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर के घर के बाहर तैनात सैनिकों ने भीड़ के सामने सरेंडर कर दिया। इसके अलावा कई जगहों पर पीटीआई समर्थकों पर बल प्रयोग से सेना ने इनकार कर दिया। खबर आई कि आर्मी हेडक्वार्टर्स पर हमले के दौरान ड्यूटी पर मौजूद संतरी पीछे हट गए। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि इसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व डायरेक्टर जनरल फैज हामिद, जिनका गुट इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ, और सेना में मौजूद उनके समर्थक इमरान समर्थकों पर कार्रवाई से बच रहे हैं, क्योंकि जनरल फैज हामिद को पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख बाजवा का खास माना जाता है और बाजवा चाहते थे कि उनके रिटायर होने के बाद फैज हामिद सेना प्रमुख बने। लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने खास आसिम मुनीर को सेना प्रमुख बना दिया। यानी फैज हामिद और आसिम मुनीर की वजह से पाकिस्तान की सेना दो गुटों में बढ़ गई, या यूं कहें कि इमरान की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान की सेना की गुटबाजी को बेपर्दा कर दिया। खबर है कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए जो आपात बैठक बुलाई, उसमें यह मुद्दा भी उठा और कई शहरों में सेना के अधिकारियों के इमरान खान का समर्थन करने पर चिंता जताई गई। यही नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वहां मार्शल लॉ लागू करने की सिफारिश की, जिस पर आखिरी फैसला होना भी बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने का मतलब यह हुआ कि शहबाज शरीफ सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाना और पाकिस्तान में सेना का शासन लागू होना। पाकिस्तान में इमरान समर्थक जिस तरह उपद्रव कर रहे हैं, उसकी वजह से आसिम मुनीर वहां मार्शल लॉ लागू करना चाहते हैं, क्योंकि लाहौर में कोर कमांडर का घर जला दिया गया, क्वेटा में हिंसक भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में तोड़फोड़ की गई, मियांवाली में पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस के बाहर आग लगा दी गई, फैसलाबाद में ISI दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने आपात बैठक बुलाई और हालात पर चर्चा की। बात हाथ से निकलती देख प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मार्शल लॉ लागू करने की सिफारिश की गई, क्योंकि हंगामे के बीच पाकिस्तान के मीडिया में उसके परमाणु बमों की चर्चा होने लगी और इस बात की आशंका जताई गई कि उपद्रवियों के हाथ परमाणु बम भी लग सकते हैं, क्योंकि वो आर्मी हेडक्वार्टर्स तक पहुंच चुके हैं। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन जारी रखने को कहा है, यानी बवाल नहीं रुकने वाला। उल्टा इमरान एंड कंपनी के तेवरों से इस बात का संकेत मिल चुका है कि पाकिस्तान अभी और जलेगा, वहां तोड़फोड़ और आगजनी होती रहेगी और अगर इन हालात में पाकिस्तान के परमाणु हथियार दंगाइयों के हाथ लग गए तो फिर तो ऐसी विनाश लीला होगी कि संभाले नहीं संभलेगी। क्योंकि पाकिस्तान के पास एक दो नहीं बल्कि 165 परमाणु हथियार हैं, जिनके लिए वहां की सरकार परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के हाथ से बात निकलती दिख रही है। और अगर पाकिस्तान के 165 परमाणु हथियार भी उसके हाथ से निकलकर उपद्रवियों के हाथ में चले गए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसी साल मार्च में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान दिया था कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम राष्ट्रीय संपत्ति है, जिससे कई देशों को परेशानी है और अब पाकिस्तान के लिए अपने ही देश में उन परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने की चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान समर्थकों को रोकना मुश्किल हो गया। इमरान की गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद भी हालात जस के तस हैं। इस बीच इमरान के एक नए वीडियो ने खलबली मचा दी। इस वीडियो में इमरान ने ISI के एक सीनियर अधिकारी को डर्टी हैरी बताया और उसे अपनी दुर्गति के लिए जिम्मेदार ठहराया। इमरान ने आरोप लगाया ISI के एक सीनियर अधिकारी ने उन्हें बार बार जान से मारने की कोशिश की। इमरान ने ISI के उस सीनियर अधिकारी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसे डर्टी हैरी बताकर यह जता दिया कि उनकी हत्या की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डर्टी हैरी एक ऐसा फिल्मी किरदार है जो आरोपियों के दोषी साबित होने से पहले ही उनका एनकाउंटर कर देता है या उन्हें जान से मार देता है। और इमरान ने गिरफ्तारी से एक दिन पहले जो वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने उसी फिल्मी किरदार का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है।
और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। ये जो इसने डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ और टोला है इसके साथ, इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। पाकिस्तान के मीडिया में चर्चा है कि इमरान जिसे डर्टी हैरी कह रहे हैं वो आईएसआई के दूसरे नंबर के अधिकारी फैसल नसीर हैं, जिन पर पाकिस्तान के एक पत्रकार की हत्या करवाने का भी आरोप लग चुका है। यानी पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी के बाद मचे बवाल और सियासी ड्रामे के बीच एक नए किरदार की एंट्री हो गई, जिसका नाम लिए बिना इमरान चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची गई। और पिछले साल इमरान खान को जो गोली लगी थी वो उनकी जान लेने के लिए रची गई उसी साजिश का हिस्सा थी। यही नहीं, इमरान ने यह तक दावा किया कि पाकिस्तान की ये हालत फैसल नसीर की वजह से ही हुई। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था। पाकिस्तान की सेना में फैसल नसीर की एंट्री 1992 में हुई। पिछले साल ही उनका प्रमोशन हुआ और उन्हें मेजर जनरल बनाया गया। बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में किए गए काम के लिए फैसल नसीर को सुपर स्पाई भी कहा जाता है। लेकिन इमरान खान ने आरोप लगाया कि फैसल नसीर पाकिस्तान में दंगे करवा रहे हैं। 2022 में फैसल नसीर का नाम पहली बार इमरान की पार्टी ने उछाला था, क्योंकि तब उनकी सरकार थी और उन्होंने फैसल नसीर के करीबी को गिरफ्तार किया था। और तभी से इमरान और डर्टी हैरी के नाम से जाने जाने वाले फैसल नसीर के बीच ठन गई। वैसे इमरान खान पहले भी कई बार कह चुके हैं कि सेना प्रमुख पाकिस्तान की राजनीति में सबसे शक्तिशाली शख्स हैं और वो देश के भ्रष्ट माफिया का पक्ष लेने के लिए सेना के बड़े अधिकारियों का सर्कल बना रहे हैं, जिनका मकसद इमरान को सत्ता से बाहर रखना है। और इमरान के डर्टी हैरी और आईएसआई के दूसरे नंबर के अधिकारी फैसल नसीर उन अधिकारियों में सबसे ऊपर हैं, क्योंकि फैसल नसीर और इमरान की दुश्मनी पुरानी है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी बर्बादी से ज्यादा चिंता भारत में आतंक फैलाने की है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में जिन आतंकियों को माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदारी दी है, उन्हें करो या मरो का ऑर्डर मिल गया। मतलब उन्हें यह साफ कह दिया गया है कि उन्हें कश्मीर को बुरी तरह दहलाना होगा या फिर अपनी जान से हाथ धोना होगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन आतंकियों को पाकिस्तान ने कश्मीर में मौजूद भारतीय सेना के बड़े अफसरों को टारगेट करने के आदेश दिए हैं, ताकि कश्मीर समेत पूरे भारत में इससे खौफ पैदा किया जा सके। और दावा किया जा रहा है कि इसके लिए आतंकी सेना के अफसरों, बच्चों और महिलाओं पर हमले की योजना बना रहे हैं। और दावा है कि उन्हें पाकिस्तान से जल्द इस पर काम करने का आदेश भी मिल गया है। मतलब जो पाकिस्तान अपने देश में लगी आग नहीं संभाल पा रहा, वो भारत को भी झुलसाने की योजना बना रहा है। और उसकी इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब सुरक्षा एजेंसियों ने पीओके में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी अर्जुन और गुलजार डार उर्फ उमर फारूक की बातचीत को रिकॉर्ड किया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक वो लोग घाटी में किसी बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। दावा है कि उन्होंने खास तौर पर कश्मीर में रहने वाले उन लोगों को निशाने पर लेने की बात की है जो कि दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। और दावा तो ये तक किया गया कि वहाँ मौजूद आतंकवादियों को इन लोगों को किसी भी कीमत पर मारने का आदेश दिया गया है। और दावे के मुताबिक उन्हें यह तक कह दिया गया है कि अगर लोगों को मारने के लिए गोलियां कम पड़ गई तो उन्हें चाकू या कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया जाए। और ये मौत इतनी दर्दनाक हो कि हर किसी की रूह कांप जाए। खुफिया सूत्रों की एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि इन आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने आतंकी संगठन लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद तीनों को साथ काम करने के ऑर्डर दिए हैं। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ये हमले कश्मीर में होने वाली G20 देशों की बैठक से पहले करना चाहता है, ताकि दुनिया के सामने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाने के इरादे से एक साथ कई प्लान पर काम कर रहा है। और खुफिया सूत्रों का दावा है कि उनमें एक प्लान डल झील के किनारे IED से भरी गाड़ी में विस्फोट का भी हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के कमांडर अबू साद को सौंपी है, जो IED व्हीकल बनाने में माहिर माना जाता है। आशंका जताई जा रही है कि उसे डल झील के पास बुलेवार्ड रोड या फिर ट्यूलिप गार्डन इलाके में धमाके का ऑर्डर मिला है, क्योंकि ठीक इसी तरह से पुलवामा में भी आतंकियों ने IED की मदद से ही धमाका किया था, जिसमें भारतीय सुरक्षा बल के कई जवानों की शहादत हुई थी। और पाकिस्तान एक बार फिर उसी पैंतरे को आजमाने की कोशिश में है, जिसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को निशाने पर लेने की फिराक में है और वहां कोई बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल के जवानों को अलर्ट रहने के आदेश दे दिए गए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी हंदवाड़ा, बारामूला से गुलमर्ग जाने वाले रास्ते, श्रीनगर नेशनल हाईवे, पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। और एक आशंका यह भी जताई गई कि आतंकी संगठन बच्चों को भी निशाने पर ले सकते हैं। खुफिया सूत्रों ने शक जताया कि आतंकियों के निशाने पर कश्मीर के कुछ स्कूल या फिर बच्चों की बसें भी हो सकती हैं। और जैसे ही इसकी जानकारी मिली, कश्मीर के करीब करीब सभी स्कूलों को फौरन बंद करवा दिया गया। बताया गया कि जब ये फैसला लिया गया तब सेना के स्कूलों में कुछ बच्चे पढ़ भी रहे थे, लेकिन उनके परिवार वालों को मैसेज के जरिए ये संदेश दिया गया कि फौरन अपने बच्चों को स्कूल से घर ले जाएं। और उसके 1 घंटे बाद ही स्कूलों को बंद करा दिया गया। इसके अलावा वहां सेना से जुड़े तमाम दफ्तरों, चेक पोस्ट
और यहां तक कि रिहायशी इलाकों में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया ताकि आतंकी संगठन अपनी किसी प्लान में कामयाब न हो पाए। वहीं कश्मीर की सुरक्षा में लगे जवानों को हर एक चीज पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए गए, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुंछ में सेना के जासूसों ने कुछ संदिग्धों के दिखने की आशंका जताई थी। दावा किया गया कि उनके हाथों में हथियार भी दिखाई दिए थे, जिसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया और सेना ने कई जगहों पर अचानक छापे भी मारे, जिसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इसके अलावा पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने उन लोगों से पूछताछ भी की जिन पर इस साजिश में शामिल होने का शक जताया गया, क्योंकि यह आशंका जताई गई कि इन लोगों के पास हथियार या फिर आतंकियों से जुड़ी जानकारी हो सकती है, जिसके बाद उनसे सच उगलवाने के लिए एनआईए की एक टीम ने पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में छापा मारा और वहां मौजूद 6 से ज्यादा दुकानों को यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत सील कर दिया गया। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इन दुकानों के जरिए आतंकियों को हथियार और पैसे सप्लाई किए जाने का प्लान था, लेकिन एनआईए ने फोन टैपिंग से मिली जानकारी के आधार पर इस प्लान को कामयाब होने से पहले ही फेल कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये दुकानें फैयाज अहमद नाम के एक शख्स की हैं, जिस पर पहले से ही एनआईए ने केस दर्ज कर रखा है और आरोप है कि वो दोबारा आतंकियों के साथ मिलकर कश्मीर को दहलाने की प्लानिंग कर रहा था। खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान के इशारों पर काम करने वाले आतंकियों का इरादा कश्मीर के कई शहरों को एक साथ निशाने पर लेने का है, जिसके बाद पुंछ, पुलवामा, बांदीपुरा और श्रीनगर समेत तमाम शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जानकारी के मुताबिक पुंछ से ही सबसे पहले संदिग्धों के देखे जाने की शिकायत सामने आई थी। 1:30 बजे के लगभग यहाँ पे कुछ मूवमेंट देखी गई, पहले भी 2-3 दिन पहले मूवमेंट देखी गई थी जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने उस पूरे इलाके को घेर लिया जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई गई। इसके बाद वहां चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई, साथ ही उस इलाके से लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि खुफिया सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान पुंछ और पुलवामा जैसे इलाकों में छिपे आतंकियों की मदद से वहां बड़े हमले की साजिश रच रहा है, जिसके जरिए वो पूरे कश्मीर में आग लगाने की फिराक में है, जबकि वो खुद ही गृह युद्ध की कगार पर खड़ा हुआ है। असल में पाकिस्तान कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक से इस कदर बौखलाया है कि वो किसी भी कीमत पर उसे रोकना चाहता है, क्योंकि कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक दुनिया भर में ये संदेश देगी कि कश्मीर से आतंक की जड़ें उखड़ चुकी हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो पीओके में आतंकियों को बड़े पैमाने पर मदद करता आया है, लेकिन कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही वजह है कि वो कश्मीर को खून से रंगने की योजना बना रहा है, लेकिन उसने खुद के घर में लगी आग बुझने का घर में लगी आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ इमरान खान के समर्थकों ने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है, दूसरी तरफ इमरान के बाद अब उनके करीबियों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में इमरान सरकार में मंत्री रही आलिया हमजा के घर पर छापा पड़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब बदले की कार्रवाई की वजह से किया गया। उनके मुताबिक न सिर्फ उनके घर में लगी आग, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन की जंग से जुड़ी ब्रिटेन और फ्रांस ने पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की आईएसआईएस और अलकायदा जैसा आतंकी संगठन बता दिया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा है कि वैगनर ग्रुप भी पूरी दुनिया में खून खराबा और आतंक फैलाने वाले आईएसआईएस और अलकायदा जैसा आतंकी संगठन है। फ्रांस की संसद में तो वैगनर ग्रुप को आतंकी बताने वाला एक प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। इसके साथ ही फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन से अपील की है कि वो वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करे। उधर ब्रिटेन ने वैगनर ग्रुप को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर ली है। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने सीधे पुतिन के सीने पर वार करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि वैगनर ग्रुप को पुतिन की शान कहा जाता है और उसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के दाहिने हाथ बताए जाते हैं। लेकिन अब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पुतिन के उसी दाहिने हाथ को काटने की तैयारी में जुट गए, क्योंकि उन्होंने वैगनर ग्रुप पर ही सबसे बड़ा अटैक कर दिया और उसे दुनिया भर में आतंक फैलाने वाले आईएसआईएस और अलकायदा जैसे संगठनों के साथ खड़ा कर दिया। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन और फ्रांस ने ऐसा करके पुतिन की धमकी का करारा जवाब दिया है। पुतिन ने अमेरिका के साथ साथ यूरोप के देशों से खुली जंग का ऐलान किया था। एक दिन पहले पुतिन ने रूस के विक्ट्री डे के मौके पर यह इशारा किया कि यूक्रेन के मददगार देशों से अब सीधी जंग होगी, क्योंकि पुतिन मॉस्को पर हुए ड्रोन अटैक के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानते हैं और इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि असली जंग तो अब शुरू हुई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही पुतिन की नजर रूस के आसपास के नेटो देशों पर पड़ने वाली है और वो यूक्रेन की तरह फिनलैंड, पोलैंड और नॉर्वे जैसे देशों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि पुतिन ने विक्ट्री डे परेड के दौरान इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए, लेकिन उनकी धमकी के बाद माना जा रहा है कि वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से बदला जरूर लेंगे और इसके लिए वो रूस के करीब पड़ने वाले छोटे छोटे देशों का बुरा हाल कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने यूक्रेन का किया।
पिछले साल 24 फरवरी से पहले ही अमेरिका समेत यूरोप के कई देश पुतिन को चेतावनी दे रहे थे कि वो यूक्रेन पर हमले के बारे में सोचे भी नहीं। पुतिन ने भी उनकी चेतावनियों पर चुप्पी साधे रखी थी, जिसके बाद ये समझा गया कि पुतिन धमकियों से डर गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, बल्कि वो तो बेलारूस में सैन्य अभ्यास के नाम पर अपनी सेना जुटा रहे थे और फिर अचानक पिछले साल 24 फरवरी को उनकी फौज ने यूक्रेन के कई शहरों पर भीषण हमले बोल दिए। यही वजह है कि इस बार विक्ट्री डे परेड के मौके पर दी गई पुतिन की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन समेत दूसरे देश कोई भी पुतिन से सीधे टकराना नहीं चाहता। इसीलिए वो ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जिससे पुतिन को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले वैगनर ग्रुप को चुना है, जिसे पुतिन की कसाई ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की शान माना जाता है। इसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन तो पुतिन के इतने खास हैं कि वो रूस के रक्षा मंत्री को भी खरी खोटी सुना देते हैं। पुतिन ने उन्हें इतनी ताकत दे रखी है कि वो अपने लड़ाकों को रूस की फौज से ऊपर समझते हैं। पुतिन के लिए वैगनर ग्रुप इतना खास है कि उस पर वार मतलब पुतिन पर वार है और इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने पुतिन के दिल पर चोट करने के लिए वैगनर ग्रुप का सहारा लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस की संसद में वैगनर ग्रुप को आतंकी बताते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया और यूरोपियन यूनियन से अपील की गई कि वो वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करे, क्योंकि फ्रांस के मुताबिक पुतिन के किसी भी आदेश को पूरा करने के लिए वैगनर ग्रुप किसी भी हद तक जा सकता है। फ्रांस ने आरोप लगाया कि पुतिन की ये प्राइवेट आर्मी जहां भी जाती है वहां तबाही मच जाती है, क्योंकि इसके लड़ाके अपने दुश्मनों पर जुल्म ढाने और उन्हें तड़पा कर मारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है और उन्हें इसी बात की ट्रेनिंग भी दी जाती है। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को इतना ही सिखाया जाता है कि आदेश मिलते ही मरो या मार डालो। इसलिए वैगनर ग्रुप के लड़ाके जंग में कुछ भी करने को जायज समझते हैं। 9 साल पहले 2014 में भी वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन से क्राइमिया हथियाने में बेहद अहम रोल निभाया था। फ्रांस ने आरोप लगाया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को पैसे देकर कोई भी काम करवाया जा सकता है। रूस के साथी देश उसकी मदद लेते भी रहे हैं। वैगनर ग्रुप बेलारूस, सीरिया, लीबिया, सूडान, माली और CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने लड़ाके भेज चुका है, जहां उन पर जमकर खून खराबा करने के आरोप लगे। और इसी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस ने वैगनर ग्रुप की तुलना ISIS और अलकायदा से कर दी। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन ने तो पुतिन की इस प्राइवेट आर्मी को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी भी कर ली है, जिसके बाद वो वैगनर ग्रुप पर वैसे ही प्रतिबंध लगा सकेगा जैसे ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों पर लगते हैं। ब्रिटेन ने एक बार वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित कर दिया तो उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे। इसके साथ ही वैगनर ग्रुप से किसी भी तरह जुड़े लोगों को अपराधी माना जाएगा। इतना ही नहीं, वैगनर ग्रुप अगर किसी भी तरह ब्रिटेन के रास्ते फंड जुटाने की कोशिश करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा। यानी ब्रिटेन ने वैगनर ग्रुप के पर कतरने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके जरिए जंग के बीच पुतिन को भी बड़ा झटका दिया जाएगा, क्योंकि माना जा रहा है कि इस खबर के सामने आने के बाद बखमुत में लड़ रहे वैगनर ग्रुप के लड़ाकों का हौसला डगमगा सकता है और वहां करीब 9 महीनों से लड़ रहे यूक्रेन के जवान भारी पड़ सकते हैं, जो पुतिन के लिए किसी भी तरह अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने घुटने टेके तो रूसी सेना के पास बखमुत से भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। और यही तो 14 महीनों से यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका और नेटो देश चाहते हैं, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके एक तरह से नेटो को चुनौती दी थी। यूक्रेन ने पिछले साल सिर्फ ये कह दिया था कि वो भी नेटो में शामिल होना चाहता है। बस इसी बात से बुरी तरह भड़के पुतिन ने यूक्रेन में अपनी सेना उतार दी, लेकिन पुतिन को इसका तगड़ा जवाब भी मिला जब अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने एकजुट होकर यूक्रेन की मदद शुरू कर दी, जो जंग में आज तक जारी है। लेकिन इस बार ब्रिटेन ने जो करने की ठानी है उससे अब तक अमेरिका भी बच रहा था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देने जा रहा है, यानी जो 14 महीने की जंग में अब तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है। ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी मुराद पूरी होने जा रही है। वो पिछले कई महीनों से अमेरिका और यूरोप के देशों से गुहार लगा रहे थे कि उन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल दी जाए, लेकिन अमेरिका उनकी मांग पर कान में तेल डाले बैठा रहा। पुतिन अपनी मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों को दहलाते रहे, लेकिन अमेरिका के कान पर जू नहीं रहेंगी। जबकि ज़ेलेंस्की लगातार ये कह रहे थे कि पुतिन को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए यूक्रेन को ज्यादा घातक मिसाइलें दी जाएं, लेकिन जंग के 14 महीने बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। माना जा रहा है कि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल पर अमेरिका की चुप्पी एक डर की वजह से है और वो नहीं चाहता कि यूक्रेन के हाथ ऐसी मिसाइल लगे और वो रूस के शहरों को सीधा निशाना बनाना शुरू कर दे। खुद बाइडेन भी एक बार ये बात खुले तौर पर मान चुके हैं कि वो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देना चाहते और इसलिए अमेरिका ने अब तक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल यूक्रेन को नहीं दी। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि ब्रिटेन अपनी बेहद खतरनाक स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन को देने जा रहा है और माना जा रहा है कि ब्रिटेन का ये फैसला आने वाले दिनों में जंग की तस्वीर बदल सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की ये मिसाइल लंबी दूरी तक जाकर बेहद सटीक वार करती है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि ये दागो और भूल जाओ की तकनीक पर काम करती है, यानी एक बार अगर इसे दुश्मन पर छोड़ दिया गया तो फिर ये उसे तबाह करके ही रहती है, क्योंकि हमले से पहले ही इसे दुश्मन के ठिकाने की पूरी जानकारी से लैस कर दिया जाता है
और फिर ये जीपीएस की मदद से अपने टारगेट को ढूंढ लेती है। लेकिन इस दौरान स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिर्फ 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है और कहा जाता है कि इसी वजह से ये रडार की नजर में आने से बच जाती है। यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलता और वो मौत बनकर उसके करीब पहुंच जाती है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन के हाथ एक मिसाइल नहीं बल्कि रूसी सेना की तबाही लगने वाली है। और इसके यूक्रेन पहुंचते ही पुतिन की फौज की शामत आ जाएगी। हालांकि ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल सिर्फ यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना के लिए ही बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि इससे वार करके जेलेंस्की क्राइमिया और बेलारूस में मौजूद रूसी ठिकानों को भी तबाह कर सकते हैं। इसके साथ ही वो रूस की राजधानी मॉस्को पर भी निशाना साध सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है जो 550 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी ठिकाने लगा सकती है और 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला बोल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि ब्रिटेन इस मिसाइल में कई बड़े बदलाव भी करने जा रहा है ताकि यूक्रेन की वायुसेना के पास मौजूद लड़ाकू विमानों से ही इसे आसानी से दागा जा सके। यानी जंग में इस मिसाइल के इस्तेमाल के लिए यूक्रेन को दूसरे फाइटर प्लेन का इंतजार न करना पड़े। हालांकि इस बीच जेलेंस्की के लिए एक और अच्छी खबर आई, क्योंकि उसके पड़ोसी नेटो देश पोलैंड ने अब तक कुल 10 मिग-29 फाइटर जेट यूक्रेन भेज दिए। पोलैंड ने कई महीने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो अपने सारे मिग-29 विमान धीरे धीरे करके यूक्रेन को दे देगा ताकि यूक्रेन जंग में रूसी सेना को पटकनी दे सके। और अपने वादे के मुताबिक पोलैंड ने 10 मिग-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन भेज भी दिए, जो पुतिन की नींद उड़ाने वाला बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि मिग-29 फाइटर जेट आसमान से दुश्मनों पर मौत बरसाने के लिए जाने जाते हैं। एक बार ये जिस इलाके में पहुंच जाते हैं वहां इनके हमले के बाद सिर्फ तबाही ही नजर आती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पोलैंड ने जेलेंस्की की मन मांगी मुराद पूरी कर दी और जेलेंस्की की मुराद के साथ ही रूस को हराने की पोलैंड की कसम भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि पोलैंड ने भी ठान रखी है कि वो रूस को घुटने पर लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा और इसके लिए यूक्रेन की जो भी मदद करनी होगी वो करेगा। और इसीलिए वो अपने सभी मिग-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देने के लिए राजी हो गया, क्योंकि पोलैंड भी ये समझता है कि यूक्रेन के बाद रूस का अगला निशाना वो भी बन सकता है। पुतिन कभी भी उसे अपने गुस्से का शिकार बना सकते हैं और इसीलिए ये नेटो देश अब खुलकर रूस से दो हाथ करने के लिए तैयार दिख रहा है। यही वजह है कि जब अमेरिका जैसे देश ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया तब पोलैंड सामने आया। पोलैंड के मुताबिक उसके पास कुल 28 मिग-29 फाइटर जेट हैं और उसने अब तक कुल 10 मिग-29 फाइटर जेट यूक्रेन भेज दिए, जो जंग में रूस को मात देने के लिए यूक्रेन की सेना की मदद करेंगे ताकि उसके पड़ोस में पैदा हो रहे खतरे को भी खत्म किया जा सके। असल में पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी है, जिसकी सीमा पोलैंड से लगती है और ऐसा होने के बाद पोलैंड की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि जंग में यूक्रेन की मदद करने के बाद से ही रूस उससे खार खाए बैठा है, जिसने इस बात की आशंका बढ़ा दी है कि यूक्रेन की हार के बाद पुतिन पोलैंड की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जंग के आगे बढ़ने के साथ ही रूस और पोलैंड के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बार तो रूस के सुखोई फाइटर जेट ने पोलैंड के एक विमान को घेर लिया। पोलैंड के मुताबिक उनका एक विमान काला सागर के ऊपर निगरानी कर रहा था। उसी वक्त रूस के एक सुखोई लड़ाकू विमान ने उसके करीब बेहद खतरनाक तरीके से उड़ान भरी। पोलैंड ने आरोप लगाया कि रूस के लड़ाकू विमान ने उसके विमान को गिराने की भी कोशिश की, जिसके बाद पोलैंड के विमान को रोमानिया में लैंड करना पड़ा। लेकिन इस घटना ने विमान में मौजूद पोलैंड के जवानों के दिल दहला दिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा मानो रूस का सुखोई उनके विमान को गिरा कर ही रहेगा और अगर ऐसा हो जाता तो जंग यूक्रेन से निकलकर नेटो देशों तक पहुंच जाती, यानी जंग और भड़क जाती। हालांकि यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरीलो बुदनोव ने जो बयान दिया उससे जंग में ज्वालामुखी भी फट सकता है, क्योंकि उन्होंने ये धमकी दे दी कि रूसी सैनिक दुनिया में कहीं भी होंगे तो भी उन्हें वो ढूंढ कर खत्म कर देंगे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक किरीलो बुदनोव ने साफ कह दिया कि जंग खत्म होने तक रूस का एक भी सैनिक बचेगा नहीं, क्योंकि वो यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिकों को किसी कातिल से कम नहीं समझते। बुदनोव के मुताबिक रूस के सैनिकों के हाथ यूक्रेन के लोगों के खून से रंगे हैं। इसी वजह से उन्होंने ये कसम खाई कि यूक्रेन रूस के सैनिकों से बदला लेकर रहेगा और इसके लिए चाहे यूक्रेन के जवानों को दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न जाना पड़े। हालांकि जैसे ही यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरीलो बुदनोव का बयान रूस तक पहुंचा, वहां मानो आग लग गई और रूस ने आनन फानन में बयान देते हुए यूक्रेन को आतंकी हमले करने वाला बता दिया। रूस के मुताबिक उसके लोगों की हत्या की बात कहकर यूक्रेन ने यह साबित कर दिया कि वो आतंकी हमले करवाता है। रूस ने किरीलो बुदनोव के बयान को खौफनाक बताया और दावा किया कि वक्त पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। यही नहीं, किरीलो बुदनोव के बयान का सहारा लेते हुए रूस ने यूक्रेन पर हमले को भी सही ठहराया और साफ कहा कि उसके लोगों पर आतंकी हमले की बात करने वाले पर अटैक करके पुतिन ने सही कदम उठाया। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस अब अतीक अहमद के वकील सौनत हनीफ के जरिए शाइस्ता परवीन की लोकेशन पता करने में जुट गई, जिसके लिए पुलिस ने सौनत हनीफ से 4 घंटे तक पूछताछ की।
ताकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़े हर राज का पर्दाफाश किया जा सके। लेकिन अभी पुलिस का पूरा जोर शाइस्ता को पकड़ने पर है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही वो फरार है। शाइस्ता को पकड़ने के लिए कई राज्यों में उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका। हालांकि अब पुलिस ने अतीक के वकील सौलत हनीफ से एक बार फिर पूछताछ की। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 4 घंटे तक हुई पूछताछ में सौलत हनीफ ने शाइस्ता से जुड़ी कई बातों का जवाब दिया। लेकिन पुलिस अब हर हाल में शाइस्ता को पकड़ना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पुलिस शाइस्ता पर इनाम भी बढ़ा सकती है, ताकि पैसे की ही लालच में सही कोई उसका पता पुलिस को बता दे। लेकिन शाइस्ता को पकड़वाने में अतीक अहमद का वकील सौलत हनीफ पुलिस के काफी काम आ सकता है, या यूं कहें कि इसके जरिए पुलिस शाइस्ता तक पहुंच सकती है। असल में सौलत हनीफ अतीक के परिवार का काफी वफादार रहा है। उसने दशकों तक अतीक अहमद के मामले में वकालत की और उसे सजा से बचाए रखा। यही वजह है कि पुलिस अब उससे शाइस्ता परवीन की लोकेशन पता लगाने में जुटी हुई है, क्योंकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो लगातार पूछताछ में अतीक अहमद से जुड़ी जानकारियां दे रहा है। दावा है कि उसने शाइस्ता से भी जुड़े कई राज पुलिस को बताए, जिसके बाद पुलिस ने शाइस्ता परवीन को माफिया सरगना घोषित कर दिया। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक के वकील से इस बार शाइस्ता परवीन के पैसों के लेन देन के बारे में पूछताछ की गई, ताकि ये पता लगाया जा सके कि शाइस्ता को कहां-कहां से पैसे मिलते थे और ये पैसे कौन देता था। यही नहीं, पुलिस ने शाइस्ता के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। शाइस्ता को उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोपी बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा भी शाइस्ता परवीन पर कई दूसरे मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने अतीक अहमद के वकील सौलत हनीफ को उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने और शूटरों की मदद करने का आरोपी बनाया है, और इसीलिए पुलिस शाइस्ता के बारे में सौलत हनीफ से ज्यादा जानकारियां इकट्ठा करने में जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक के IS 227 नाम के गैंग को शाइस्ता किस तरह चला रही थी, इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है, क्योंकि दावा है कि अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे से ही इस गैंग से जुड़े अपने गुर्गों के जरिए तमाम आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहा था। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक धीरे धीरे शाइस्ता ने इस गैंग को चलाना शुरू कर दिया। इसीलिए पुलिस अब शाइस्ता को जल्द से जल्द पकड़ना चाहती है। उधर पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारने का प्लान 2 साल पहले ही बना लिया गया था। दावा है कि जेल में उसे कई बार मारने की कोशिश भी की गई। यानी भले ही टिल्लू ताजपुरिया की हत्या अब की गई हो, लेकिन उसको ठिकाने लगाने की तैयारी लंबे वक्त से चल रही थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 2 साल से टिल्लू को मारने के लिए अलग अलग प्लान बनाए गए। बताया गया कि एक बार तो उसे जेल में ही जहर देकर मारने की कोशिश हुई, लेकिन वो बच गया। दावा है कि जब टिल्लू को मारने की सारी कोशिश नाकाम साबित हुई तो उस पर जेल में ही हमला करने का प्लान बनाया गया, और 2 मई को तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। अब पुलिस टिल्लू को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के पीछे कौन है इसका पता लगाया जा सके। हालांकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि टिल्लू को मारने वाले 4 आरोपियों में 3 ने खुद को ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया। दावा है कि पूछताछ के दौरान तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया गया कि जिस दिन टिल्लू को मौत के घाट उतारा गया उसी दिन आरोपियों ने जेल में जश्न भी मनाया था। और दावा है कि टिल्लू ताजपुरिया को मारने वाले आरोपियों ने बदला लेने के मकसद से उसकी हत्या की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि उन पर कुछ साल पहले जेल में ही टिल्लू ने हमला करवाया था, और इसीलिए वो किसी भी सूरत में टिल्लू को मारकर अपना बदला लेना चाहते थे। दावा है कि आरोपियों ने टिल्लू ताजपुरिया को मारने के बाद ये भी कहा कि भाई और डॉक्टर का काम पूरा कर दिया, जिसमें भाई का मतलब लॉरेंस बिश्नोई और डॉक्टर का मतलब गोल्डी बराड़ बताया गया। इससे पहले इसी बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि गोगी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मिलकर ही टिल्लू की हत्या करवाई है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है, ताकि सच सामने लाया जा सके। उधर यूक्रेन की फौज ने लेजर गाइडेड रॉकेट से पुतिन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले करने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मकान में तेज धमाके होते दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में यूक्रेन के जवान कुछ लेजर गाइडेड रॉकेट को हमले के लिए तैयार करते नजर आए। उन्होंने सबसे पहले रॉकेट को रॉकेट लॉन्चर में लोड किया और इसके बाद जोरदार हमले करने शुरू कर दिए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए और काफी देर तक हंगामा करते रहे, जिससे कुछ ही देर में वो रेडियो स्टेशन तबाह हो गया। आग की तेज लपटों ने देखते ही देखते उसे जलाकर राख कर दिया। और इमरान खान के समर्थकों का गुस्सा पेशावर के कई दूसरे इलाकों में भी दिखाई दिया। इस दौरान चारों तरफ आगजनी और हंगामा होता रहा और सड़कों पर पीटीआई के कार्यकर्ता उत्पात मचाते रहे, जिसके बाद कई जगहों पर पुलिस ने उन पर सख्ती भी बरती। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के कई गोले दागे, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के कार्यकर्ता वहां से नहीं हटे। उन्होंने पुलिस वालों पर जमकर पत्थरबाजी की। इमरान खान की गिरफ्तारी से उनके समर्थक इतना भड़के हुए थे कि उन्होंने पुलिस की हर सख्ती का सामना किया।
इसकी वजह से पेशावर में हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए, क्योंकि पेशावर की सड़कों को लोगों ने पूरी तरह जैम कर दिया। कई जगहों पर लोग अपना विरोध जताने के लिए बीच सड़क पर इकट्ठा हो गए और इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहां एक इलाके में गुस्साए लोगों ने बीच सड़क पर ही आगजनी कर दी। इस दौरान इमरान खान के समर्थकों ने वहां की पूरी सड़क को घेर लिया। चारों तरफ सिर्फ प्रदर्शनकारी ही प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने इमरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इसी बीच पेशावर के एक इलाके में एक महिला पाकिस्तानी सेना के जवानों से भिड़ गई और उसने अपने कई साथियों के साथ मिलकर सेना के काफिले को रोक दिया। उस महिला ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और साथ ही पाकिस्तानी सेना से इमरान खान का साथ देने की अपील भी की। इमरान खान अपने लिए नहीं लड़ा, वो तुम लोगों के लिए लड़ा है। इसके अलावा पेशावर से हिंसा की कई दूसरी तस्वीरें भी सामने आईं। वहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की असेंबली में जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, जिससे वहां की खिड़कियों में लगे कांच चकनाचूर हो गए। इस दौरान वहां तैनात कई सुरक्षा कर्मी भी इस हंगामे में घायल हो गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा खत्म नहीं हो सका। पेशावर की ही तरह लाहौर भी हिंसा की आग में बुरी तरह झुलस गया। लाहौर के जिस जमा पार्क इलाके में इमरान खान रहते हैं, वहां उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और लाहौर में हंगामा ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने गुस्साई भीड़ पर आंसू गैस के कई गोले दाग दिए, जिससे वहां थोड़ी देर के लिए भगदड़ मच गई। लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने खुद को संभाला और पुलिस के सामने एक बार फिर मजबूती से खड़े हो गए। एक तरफ पुलिस के कई जवान उन्हें रोकने में जुटे थे तो दूसरी तरफ इमरान खान के सैकड़ों समर्थक अपना गुस्सा उतार रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे और वो पानी की बौछार को सहते हुए पुलिस पर लगातार पत्थर बरसाते रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सेना के जवान भी रहे, क्योंकि इमरान खान कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना की वजह से ही उनकी पार्टी की सरकार गिर गई थी। और इसीलिए लाहौर के एक इलाके में जैसे ही सेना का काफिला पहुंचा, वहां मौजूद पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता अपना आपा खो बैठे। वो अपनी ही सेना पर पत्थर बरसाने लगे, जिसके बाद सेना के जवानों ने वहां रुकने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों के गुस्से को देखकर उन्होंने वहां से निकलने में ही भलाई समझी, क्योंकि वहां हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, जो अगर पाकिस्तानी सेना के जवानों पर एक साथ हमला कर देते तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। क्योंकि पीटीआई के कार्यकर्ताओं का गुस्सा सेना के साथ साथ वहां के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा पर भी भड़का है, जिनके साथ इमरान खान के बेहद तल्ख रिश्ते हैं। और इसी वजह से लाहौर में गुस्साई भीड़ ने बाजवा के बेटे के शोरूम पर भी अपना गुस्सा उतारा। वहां जुटे कई लोगों ने उस शोरूम को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही लाहौर में सैकड़ों गाड़ियों में भी आग लगा दी गई, जिसके बाद चारों तरफ उन गाड़ियों के जलने से धुआं फैल गया। इस प्रदर्शन के दौरान पीटीआई की एक कार्यकर्ता को जब पुलिस ने पकड़ लिया तो प्रदर्शनकारी और भड़क गए। इसके बाद तो वो सीधे पुलिस से ही भिड़ गए। हालांकि कुछ दूसरे शहरों में इस हिंसक प्रदर्शन का नुकसान पीटीआई के नेताओं को भी उठाना पड़ा। जब पंजाब प्रांत में पीटीआई नेता और इमरान खान के करीबी माने जाने वाले उस्मान डार के घर पर जमकर तोड़फोड़ की गई। पीटीआई का आरोप है कि पंजाब प्रांत की पुलिस ने जानबूझकर उस्मान डार के घर को निशाना बनाया और आरोप है कि पुलिस छापेमारी के नाम पर उनके घर में दाखिल हुई, लेकिन उसके बाद उसने पीटीआई नेता के घर को तहस नहस कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दिखा कि उस्मान डार के घर पर शायद ही कोई चीज सही सलामत बची हो। चारों तरफ शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। घर का सारा फर्नीचर टूट चुका था। आरोप है कि पंजाब प्रांत की पुलिस ने जब ये कार्रवाई की, उस वक्त उस्मान डार के घर पर सिर्फ महिलाएं थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने तोड़फोड़ की, जिससे गुस्साए पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पंजाब प्रांत के राज्यपाल के घर पर हमला बोल दिया और पंजाब प्रांत के राज्यपाल के घर के कई हिस्सों में आग लगा दी। पाकिस्तान की सेना के अलावा वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का दफ्तर भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रहा, जिसकी वजह से आईएसआई के दफ्तर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने वहां काफी देर तक पत्थरबाजी की। वहीं एक दूसरे इलाके में लोगों ने एक डमी प्लेन को आग के हवाले कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा रावलपिंडी में देखने को मिला। वहां पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर हमला कर दिया। हाथों में डंडे और पत्थर लेकर कई लोग सेना के मुख्यालय में घुस गए। उन्होंने वहां काफी देर तक तोड़फोड़ की। इसके साथ ही लाहौर में भी सेना के कमांडर के घर पर तोड़फोड़ की गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों के वहां पहुंचने से पहले ही उस घर में रहने वाले लोग निकल चुके थे, जिसकी वजह से हंगामा करने वाले लोगों ने कई घंटों तक वहां तोड़फोड़ की। और इसके साथ ही गुस्साए लोगों ने सेना के कमांडर के घर के गेट पर इमरान खान का नाम लिख दिया। लाहौर के अलावा कराची में भी जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। इमरान खान की गिरफ्तारी पर भड़के पीटीआई कार्यकर्ताओं ने सेना और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि पुलिस और सेना के जवानों को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों ने उन पर जमकर पत्थर बरसाए। सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान के हालात पर। वहां इमरान खान के समर्थकों ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया है। हर शहर, हर अहम सड़क पर बवाल और आगजनी की जा रही है। वहां घटनाएं हो रही हैं आगजनी की। पूरा पाकिस्तान जैसे इमरान खान के समर्थकों के हाथों बंधक बन चुका है। वहां की सेना के खिलाफ ऐसा विद्रोह पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। पेशावर से लाहौर तक और कराची से इस्लामाबाद तक हर जगह तोड़फोड़, आगजनी, गोलीबारी और हंगामे की खबर है। ऐसी आगजनी जो यह तय करने वाली है कि पाकिस्तान का अंत अब नजदीक है। पाकिस्तान के लोग ही पूरे मुल्क को आग लगाने पर तुल चुके हैं। ऐसा गृह युद्ध पाकिस्तान ने इससे पहले कभी नहीं देखा। जब भी वहां पर राजनीतिक हालात डामाडोल हुए तो सेना ने मुल्क की कमान संभाल ली, लेकिन पहली बार सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है और ऐसा भड़का के हथियार उठाकर लोग सड़कों पर उतर आए। पेशावर से जो हंगामे की तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। AK-47 राइफल थामे कुछ लोग सड़कों पर घूमते दिखे। ये ना तो पुलिस वाले थे, ना कोई सेना के जवान, ना कोई रेंजर या अर्धसैनिक बल। ये इमरान खान के समर्थक थे जो पेशावर को बंधक बनाने की कोशिश में लगे थे। मतलब ये कि इमरान खान के समर्थक कोई लोकतांत्रिक विरोध नहीं कर रहे, बल्कि दंगाइयों की तरह सड़कों पर गोलीबारी करते घूम रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गाजा पट्टी में इजराइल और फिलिस्तीन के लड़ाकों के बीच दिन दहाड़े भयानक जंग शुरू हो गई। एक दिन पहले हुई इजराइल की एयर स्ट्राइक का जवाब देने के लिए फिलिस्तीन के लड़ाकों ने दक्षिणी इजराइल पर रॉकेटों की बौछार कर दी। बताया जा रहा है कि गाजा से 350 से ज्यादा रॉकेट और मोटर इजराइल की तरफ चलाए गए। वहीं इजराइल भी लगातार दूसरे दिन गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, बल्कि इजराइल तो गाजा से आर पार की जंग लड़ने के मूड में दिख रहा है। खबर है कि उसने अपने टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम गाजा बॉर्डर की तरफ मूव कर दिए। यानी जंग की गर्मी दोनों तरफ है। ऐसा लग रहा है कि इस बार की जंग आज से ठीक 2 साल पहले हुई लड़ाई का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। 2021 में इजराइल ने गाजा पर युद्ध छेड़ दिया था। वो युद्ध 11 दिन तक चला था, लेकिन इस बार आर या पार का युद्ध छिड़ सकता है। अब या तो इजराइल और फिलिस्तीन का दशकों पुराना विवाद हमेशा हमेशा के लिए सुलझ जाएगा, या फिर बरसों से चली आ रही है दुश्मनी थर्ड वर्ल्ड वॉर भड़का देगी। यानी इजराइल की लड़ाई उसके जानी दुश्मन ईरान से ही है। बात इतनी है कि ईरान खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इस जंग के पीछे दिमाग ईरान का ही है। अहम बात यह भी है कि इस बार इजराइल का विलेन गाजा पर राज करने वाला चरमपंथी संगठन हमास नहीं, बल्कि PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है, जिस पर एक दिन पहले गाजा में हमला करके इजराइल ने उसके 3 कमांडरों को मौत के घाट उतार दिया था। उस हमले से आग बबूला PIJ इजराइल पर रॉकेट अटैक की प्लानिंग में था, मगर इजराइल की सेना को उसके प्लान की भनक लग गई और उसने रॉकेट लॉन्च साइट पर जा रहे PIJ के लड़ाकों की एक गाड़ी पर ही ड्रोन गिरा दिया। इसके बाद तो इजराइल PIJ की रॉकेट लॉन्च साइटों पर ही टूट पड़ा। वो पूरे गाजा में जगह जगह रॉकेट लॉन्च साइटों पर धड़ाधड़ बम गिराता चला गया, लेकिन फिर भी PIJ रुका नहीं और सामने आई दूसरी तस्वीरों में उसके कई रॉकेट दक्षिणी इजराइल की तरफ बढ़ते दिखे। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसके आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी रॉकेटों को मार गिराया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गाजा पट्टी से जो रॉकेट चले हैं वो सिर्फ उसके आसपास के दक्षिणी इजराइल के इलाकों पर ही नहीं गिरे हैं, वो वहां से मीलों दूर मध्य इजराइल के शहरों की तरफ भी लॉन्च हुए हैं। इजराइल का बड़ा शहर तेल अवीव भी रॉकेटों का निशाना बना है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि फिलिस्तीन के चरमपंथी इतनी रेंज के रॉकेट नहीं दागते कि वो गाजा से मीलों दूर मौजूद तेल अवीव पर जा गिरे। हालांकि इजराइल का कहना है कि रॉकेट उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। उसके नागरिक भी सुरक्षित है और इमारतों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मगर गाजा से ज्यादा रेंज के रॉकेट फायर होना बहुत बड़ी बात है। ये पहली बार हुआ है जिसका खमियाजा गाजा से काफी दूर बसे इजराइल के शहरों को उठाना पड़ा, जिनमें सबसे बड़ा टारगेट इजराइल का अहम शहर तेल अवीव रहा। गाजा पट्टी इजराइल के दक्षिण में है, इसलिए फिलिस्तीन के लड़ाके गाजा से जो रॉकेट चलाते थे उनका निशाना आसपास के इलाके बनते थे, यानी दक्षिणी इजराइल के हिस्से। लेकिन इस बार फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने लंबी रेंज के रॉकेट दागे जो इजराइल के तेल अवीव तक जाकर गिरे। और तेल अवीव शहर के पास ही इजराइल का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है। जिस वक्त तेल अवीव पर रॉकेट गिर रहे थे तब एयरपोर्ट पर कई हवाई जहाज लैंड करने को थे, लेकिन एयरपोर्ट ने उन्हें तुरंत अलर्ट किया और एयरपोर्ट से दूर आसमान में ही वो चक्कर लगाने को कह दिया, क्योंकि अगर एक भी रॉकेट की चिंगारी तक किसी हवाई जहाज को छू जाती तो सैकड़ों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती। हालांकि थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट फिर चालू हो गया। लेकिन इजराइल को पहले से ही अंदाजा था कि फिलिस्तीन के चरमपंथी सिर्फ गाजा के आसपास ही नहीं, बल्कि दूर मौजूद इजराइल के शहरों पर भी हमले कर सकते हैं।
इसलिए हमलों से पहले ही तेल अवीव शहर में लगभग 250 बॉम्ब शेल्टर खोल दिए गए थे ताकि लोग जान बचाने के लिए वहां पनाह ले सकें। ये लड़ाई बहुत भयानक होने वाली है, इसलिए इजराइल ने गाजा पट्टी से लगने वाले अपने इलाके खाली कराने शुरू कर दिए हैं। इजराइल की सेना वहां से हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले गई है और गाजा के 40 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। यहां तक कि इजराइल के छोटे बड़े कम से कम 12 शहरों में 10 से ज्यादा लोगों के एक साथ घरों से बाहर जुटने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन इजराइल को भी पता है कि ये सब इंतजाम तो बस कुछ वक्त के लिए हैं। अगर फिलिस्तीन के चरमपंथियों के प्लान पर पानी फेरना है तो तगड़ा बंदोबस्त करना होगा। यही वजह है कि इजराइल एक पायलट प्रोग्राम के तहत गाजा के आसपास अहम जगहों पर मजबूत दीवारें खड़ी करने में लगा है। गाजा से चलने वाली एंटी टैंक मिसाइलें कई बार इजराइल के शहरों में लोगों को मौत की नींद सुला चुकी हैं। 2 साल पहले ही हमास ने इजराइल की सेना की एक गाड़ी पर भी एंटी टैंक मिसाइल गिरा दी थी, लेकिन इजराइल की दीवारें उसे हमास की एंटी टैंक मिसाइलों से बचा लेंगी। ये दीवारें इजराइल के खुले इलाकों की भी हिफाजत करेंगी, जहां से गाजा के पास रहने वाले इजराइल के नागरिक इमरजेंसी के वक्त भी वहां से सफर कर सकेंगे। यानी फिलिस्तीन के लड़ाकों के साथ भले ही ईरान खड़ा हो, लेकिन इजराइल भी पक्की तैयारी में जुटा है और उसके प्रधानमंत्री ने तो यह ऐलान भी कर दिया कि इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर ईरान से लड़ने को तैयार है। और उन्हीं तेवरों के साथ एक दिन पहले इजराइल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर धावा बोल दिया। इजराइल ने रात को वेस्ट बैंक में रेड कर दी और उसकी सेना ने वहां फिलिस्तीन के 2 लड़ाकों को मार गिराया। इजराइल की सेना ने बताया कि दोनों फिलिस्तीनियों ने उसके सैनिकों पर फायरिंग की थी। बाद में पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने मरने वाले दोनों लड़कों को अपने लड़ाके बताया। उधर ईरान के मीडिया के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई बड़े नेताओं के खिलाफ ईरान की सरकार ने फिर से वारंट जारी कर दिया। ट्रंप के खिलाफ यह गिरफ्तारी वारंट बगदाद में हुए उस ड्रोन हमले के लिए जारी हुआ जिसमें ईरान की स्पेशल फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी। और तब से आज तक ईरान उनकी मौत के बदले की आग में जल रहा है। उसने ट्रंप से कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। ईरान के मीडिया के मुताबिक दोबारा जारी किए गए वारंट में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा 71 लोगों के नाम शामिल हैं। ट्रंप सरकार में अमेरिका के विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो के खिलाफ भी ईरान ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। 2020 में भी ईरान ने ट्रंप समेत 36 लोगों पर वारंट जारी किया था और इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी। लेकिन तब इंटरपोल ने ईरान की अपील को नियमों का हवाला देकर खारिज कर दिया था। ईरान कासिम सुलेमानी की मौत को हत्या बताता है और डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार मानता है, क्योंकि 3 जनवरी 2020 को तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ही सेना और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने मिलकर कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार दिया था, जिसके बाद ईरान ने इराक में अमेरिका के 2 सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ 22 मिसाइलें दाग दी थी और 80 लोगों के मारे जाने का दावा किया था। हालांकि अमेरिका ने मौत के आंकड़ों की पुष्टि नहीं की। लेकिन दोनों देशों के बीच जंग का माहौल बन गया, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद कासिम सुलेमानी को वहां का दूसरा सबसे शक्तिशाली इंसान माना जाता था। लेकिन अमेरिका कासिम सुलेमानी को अपने सबसे बड़े दुश्मनों में एक मानता था। 2019 में तो उन्होंने अमेरिका को खत्म कर देने की धमकी तक दे डाली थी और जंग के लिए अपनी कुद्स फोर्स को तैयार रहने के आदेश भी दे दिए थे। वो उस वक्त ईरान की स्पेशल फोर्स कुद्स फोर्स के कमांडर इन चीफ थे। उन्हें ये जिम्मेदारी 1998 में दी गई थी। बाद में उन्होंने सीरिया और इराक में आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। लेकिन अमेरिकी सेना के कई ठिकानों पर बड़े हमले भी करवाए, जिससे वो अमेरिका की आंखों में चुभने लगे और अब एक बार फिर से उनकी मौत के 3 साल बाद ईरान और अमेरिका में ठन गई है। इस बीच ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल 3 लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई। तीनों को ईरानी पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो सरकार के खिलाफ हो रहे एक प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे। और ईरान सरकार के आदेश के बाद माना जा रहा है कि बहुत जल्द तीनों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। असल में बीते 1 साल से ईरान में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी दौरान माजिद काजमी, सालेह मीर हाशमी और सईद याकूब नाम के इन 3 युवकों को पकड़ा गया था। IHR यानी ईरान ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि लोगों को प्रदर्शनों में हिस्सा लेने से रोकने और उनमें डर पैदा करने के लिए वहां मौत की सजा दी जा रही है। क्योंकि मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट में बताया गया कि वहां 2 लोगों को सिर्फ इसलिए फांसी दे दी गई थी क्योंकि उन्होंने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। यही नहीं, पिछले 1 साल में नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े अपराधों में भी काफी लोगों को मौत की सजा दे दी गई। क्योंकि ईरान ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि वहां पिछले 10 दिन में 42 लोगों को फांसी दी गई, यानी 10 दिन में हर 6 घंटे में एक आदमी को फांसी पर लटका दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की शुरुआत से लेकर अब तक वहां 194 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। IHR की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि एंटी हिजाब प्रदर्शन के बीच ईरान ने 2022 में 582 लोगों को फांसी की सजा दी थी और इनमें 44% लोग ड्रग्स यानी नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े अपराधों के दोषी थे। यानी ईरान में अपराध छोटा हो या बड़ा, सजा सिर्फ एक ही है और वो है सजाए मौत।
जिसने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नींद उड़ा दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने ईरान के फैसलों पर सवाल उठाया और प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा दिए जाने की कड़ी निंदा की। उधर यूक्रेन की फौज ने लेजर गाइडेड रॉकेट से पुतिन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले करने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मकान में तेज धमाके होते दिखाई दिए। सामने आए वीडियो में यूक्रेन के जवान कुछ लेजर गाइडेड रॉकेट को हमले के लिए तैयार करते नजर आए। उन्होंने सबसे पहले रॉकेट को रॉकेट लॉन्चर में लोड किया और इसके बाद जोरदार हमले करने शुरू कर दिए, जिसके बाद पूरा इलाका थर्रा उठा। दावा है कि यूक्रेन के जवानों ने रूसी सेना के कई ठिकानों पर भीषण हमले कर उसे काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि यूक्रेन ने पुतिन की फौज पर यह हमले किस इलाके में किए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर चीन का एक रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट करीब 9 महीने तक अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद धरती पर लौट आया। चीन के मीडिया ने इस मिशन को ऐतिहासिक बताया। हालांकि चीन की तरफ से उस रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट और उसके मिशन के बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई। इतना ही नहीं, चीन ने अपने उस स्पेसक्राफ्ट की कोई तस्वीर भी जारी नहीं की। ऐसे में चीन के इस गुप्त मिशन को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चीन आए दिन कुछ न कुछ ऐसे प्रयोग करता रहता है जिससे दूसरे देशों की परेशानी बढ़ जाती है। चीन की इन्हीं हरकतों की वजह से उस पर कई बार जासूसी के आरोप भी लग चुके हैं। लेकिन चीन फिर भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आता, इसीलिए उसके इस अंतरिक्ष मिशन को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। क्योंकि अगस्त 2022 में चीन ने गंसू प्रांत में मौजूद जोचिन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने जिस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था, वो 276 दिन तक धरती की कक्षा में घूमने के बाद सही सलामत धरती पर लौट आया। चीन ने अपने इस मिशन को सफल बताया और उसके जरिए कई अहम खोज करने का दावा किया। लेकिन अंतरिक्ष यान की लंबी और सफल यात्रा के बावजूद चीन ने उससे जुड़ी जानकारियां उजागर नहीं की। हालांकि चीन के मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उस स्पेसक्राफ्ट में कोई चालक दल सवार नहीं था, यानी उसे पूरी तरह से धरती से कंट्रोल किया जा रहा था। दावा है कि इस मिशन के जरिए चीन ने अंतरिक्ष यान को दोबारा इस्तेमाल करने की तकनीक का परीक्षण किया, यानी ऐसी तकनीक जिसके जरिए एक ही स्पेसक्राफ्ट को कई बार अंतरिक्ष मिशन पर भेजा जा सकेगा। फिलहाल ऐसी तकनीक सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिका इस तकनीक को 13 साल पहले ही हासिल कर चुका है। उसका X-37B स्पेसक्राफ्ट 5 अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दे चुका है। ऐसे में दावा है कि अमेरिका से हर मामले में होड़ लगाने वाले चीन ने उसे इस मामले में भी टक्कर दे दी। हालांकि चीन की तरफ से यह पुष्टि नहीं की गई कि उसने अंतरिक्ष यान को दोबारा इस्तेमाल करने की तकनीक हासिल कर ली या नहीं।